इस वीडियो में हम डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। डायलिसिस एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि क्लास 10th और 11th में प्रेजेंट है। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि टीजीटी पीजीटी बायो के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन पूछा जाता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो ऑल ओवर ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायलिसिस क्या होता है, कैसे प्रोसीजर होता है इसका, कैसे परफॉर्म किया जाता है, 3 तरह के डायलिसिस हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे और क्या सिम्टम्स होते हैं किडनी फेलियर के, उन सिम्टम्स के बारे में देखेंगे। डायलिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों अपनाया जाता है, क्यों किया जाता है इसे। किडनी जो है हमारी जो फंक्शंस परफॉर्म करती है, जब वो फंक्शंस सही से परफॉर्म नहीं हो पाते हैं, किडनी फेलियर हो जाता है, तो डायलिसिस का प्रोसीजर अपनाया जाता है। 2 रास्ते होते हैं, 2 तरीके होते हैं जो कि किडनी फेलियर के बाद इंसान जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का, जिसमें किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट की जाती है और किडनी आप किसी अपने क्लोजर वन से या रिलेटिव से, अपनी फैमिली से ही ले सकते हैं। और अपनी फैमिली से लेने के बाद भी आपको लाइफ टाइम मेडिसिन्स खानी पड़ती हैं, बिकॉज हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो जो बाहर से आप दूसरे की बॉडी से किडनी ले रहे हैं उसके टिश्यूज़ से काफ़ी डिफ़र करती है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है कि बाहर से आने वाले जितने भी फॉरेन सब्सटेंसेज होते हैं उनको हमारी बॉडी धीरे धीरे किल करती रहती है। तो जैसे ही वो रिकॉग्नाइज़ कर लेगी कि किडनी आपकी जो है वो दूसरे बाहर के फॉरेन टिश्यूज़ हैं, तो किडनी को वो डिस्ट्रॉय कर देगी। इसे कहते हैं टिश्यू ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो इस वजह से ये रिजेक्शन ना हो पाए तो लाइफ टाइम आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, तब आप जाके अपने किसी रिलेटिव की किडनी ले पाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं और जब भी एक किडनी डिसफंक्शन हो जाती है या एक किडनी सही से परफॉर्म नहीं करती तो इंसान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो बची हुई एक किडनी होती है वो सभी फंक्शंस परफॉर्म कर लेती है। आप जो है नॉर्मली सभी आपके मेटाबॉलिज्म हो जाता है, कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। प्रॉब्लम वहाँ अराइज होती है जब आपकी दोनों ही किडनी फेल हो जाती हैं, पूरी तरह से किडनी कोलैप्स कर जाती है, दोनों ही किडनी का फेलियर हो जाता है। तब आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। या तो आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे, जैसा कि मैंने बताया वो बहुत ही एक्सपेंसिव और कॉस्टली होता है, लाइफ टाइम आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं और आप किसी रिलेटिव से आपको किडनी लेनी होती है। दूसरा ऑप्शन होता है डायलिसिस का, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डायलिसिस काफ़ी कॉमनेस्ट एग्जाम्पल है जो काफ़ी लोग इसे अपनाते हैं। डायलिसिस के बारे में देखते हैं। इट इज़ किडनी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये एलिमिनेशन करती है वेस्ट मटीरियल का, जो कि हमारी बॉडी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो किडनी का वो यही है कि हमारे ब्लड में जितने वेस्ट मटीरियल प्रेजेंट हैं उनको फिल्टर आउट करती है, उनको रिमूव करती है हमारी बॉडी से। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको ध्यान रखना है। द लॉस ऑफ किडनी फंक्शन इज टू थ्रेट टू लाइफ एंड रिक्वायर रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द बॉडी। मीन्स अगर किडनी के फंक्शंस जो है वो लॉस हो जाते हैं तो हमें लाइफ को काफ़ी सीरियस थ्रेट होता है कि ये टॉक्सिक वेस्ट मटीरियल जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट हैं ये कैसे रिमूव होंगे। दिस कैन बी अकम्प्लिस्ड बाय डायलिसिस। ये डायलिसिस के थ्रू अकम्प्लिस्ड किए जा सकते हैं, जिसमें कि आर्टिफिशियल किडनी भी इन्वॉल्व होती है। आर्टिफिशियल किडनी हम डायलाइजर को कहते हैं। डायलिसिस कैन बी मेंटेन कंप्लीटली नॉर्मल बॉडी एंड कैन नॉट रिप्लेस ऑल द मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म बाय द किडनी। जो डायलिसिस प्रोसीजर होता है, ये जो किडनी फंक्शंस परफॉर्म करती है उसका मेन फंक्शन यानी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है डायलिसिस। लेकिन जो किडनी बहुत ही मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करती है, वो काफ़ी मल्टीपल फंक्शंस ये डायलिसिस के थ्रू पूरे नहीं हो सकते। जैसा कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, हमारी किडनी एक तरह का हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। तो इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो कि हमारी किडनी सिक्रीट करती है, ये किडनी फेलियर होने के बाद डायलिसिस के थ्रू हम इस हार्मोन को सिक्रीट नहीं करवा सकते। तो इसी तरह से काफ़ी ऐसे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जो हमारी किडनी परफॉर्म करती थी, लेकिन हम डायलिसिस के थ्रू उन फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करवा सकते। मैंने एक एग्जांपल भी दिया जैसे कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज करती थी हमारी किडनी। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि बेसिक मेटाबॉलिज्म जो है यानी वेस्ट मटीरियल को रिमूव करने का काम ये डायलिसिस के थ्रू हो सकता है बस। फिर देखते हैं आगे। द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डायलिसिस विद आर्टिफिशियल किडनी इज टू पास ब्लड थ्रू माइन्यूट ब्लड चैनल्स नोन एज कैथरेटर्स बाय अ थिन मेम्ब्रेन एंड द अदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन इज अ डायलाइजिंग फ्लूइड इनटू विच अनवांटेड सब्सटेंसेज इन द ब्लड पासेस बाय डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, सिंपली हम जो इंसान है जिसकी किडनी फेल हो चुकी है उसके ब्लड से, उसकी बॉडी से ब्लड को लेते हैं और बहुत ही पतली पतली ब्लड चैनल्स के थ्रू हम उसको डायलाइजर के थ्रू ले जाते हैं, डायलाइजर के अंदर ले जाते हैं, जिसे हम कैथरेटर्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर ये जो डायलाइजर है, डायलाइजर इस पूरी ही इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है डायलाइजर, और इस पूरी प्रोसेस का नाम होता है डायलाइसिस। ठीक है, और इस डायलाइजर इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। तो वो फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी फ्लूइड के माध्यम से ही हम वेस्ट मटीरियल को रिमूव करते हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें जो पतली पतली ट्यूब्स बनी हुई हैं ये इस इंस्ट्रूमेंट की ही ट्यूब्स हैं। इसमें ब्लड फ्लो करता है और उसके बाद ब्लड में जितना भी वेस्ट मटीरियल है वो डायलाइजिंग फ्लूइड के बाहर जो है वो रिमूव
हो जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। ये आपको और क्लियरली समझ में आएगा, मैंने बहुत सारे डायग्राम्स ऐड किए हैं इस PDF में, तो अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन द आर्टिफिशियल किडनी, हेपारिन द एंटीकोगुलेंट केमिकल इज एडेड इन द ब्लड एज इट एंटर्स द आर्टिफिशियल किडनी। जब भी हम ब्लड निकालते हैं ह्यूमन बॉडी से बाहर, तो जनरली 4 से 5 मिनट बाद जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग होने लगती है, वो जमने लगता है। इस वजह से हमारा ब्लड मूविंग कंडीशन में रहे, जमे नहीं, इस वजह से हेपारिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे हम ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन्हीं जो पतली पतली कैथरेटर्स हैं, ये सेलोफेन की बनी हुई होती हैं। ये आपको नहीं जानना कि किस चीज़ की बनी होती है आपको, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि कैथरेटर्स की मदद से ब्लड निकाला जाता है और एट्रियल ब्लड निकाला जाता है, यानी आर्टरीज से ये ब्लड निकाला जाता है और प्योरीफाई करने के बाद वेन्स के थ्रू ये ब्लड वापस बॉडी में डाल दिया जाता है। ये दो चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो हेपारिन नाम का एक एंटी कोगुलेंट होता है। एंटी कोगुलेंट यानी कोगुलेशन का क्या मतलब होता है, यानी जमना, थक्का जमना को हम कोगुलेशन कहते हैं या क्लॉटिंग कहते हैं, दोनों ही एक ही बात है, कोगुलेशन और क्लॉटिंग कहते हैं। तो ये क्लॉटिंग ना होने पाए, कोगुलेशन ना होने पाए, इस वजह से हम एंटी कोगुलेंट डालते हैं। एंटी मतलब ये उसको प्रिवेंट करेगा कि कोगुलेट या क्लॉटिंग ना होने पाए, तो हेपारिन हम ऐड करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं डायलिसिस को हम रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कह सकते हैं। एक नॉर्मल जो किडनी है वो सर्टन प्रोडक्ट्स भी रिलीज़ करती है, ठीक है, हमारी जो हेल्दी किडनी है, बट डायलिसिस कैन नॉट डू दिस। मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर चुकी हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है हमारी किडनी जो परफॉर्म करती है, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रीशन या फिर सिक्रीट करती है काफ़ी सर्टन प्रोडक्ट्स, ये हम डायलिसिस की मदद से सिक्रीट नहीं करवा सकते, ठीक। देन हेल्दी किडनी फिल्टर अराउंड 1500 लीटर्स ऑफ ब्लड ईच डे। जो हमारी हेल्दी किडनी थी वो 1500 लीटर्स ब्लड हर दिन जो है फिल्टर आउट करती थी। डिसफंक्शन ऑफ किडनी कैन लीड टू कोमा और डेथ। जब हमारी किडनी जो है वो डिसफंक्शन जाती है, प्रॉपर्ली हम डायलिसिस को नहीं अपना सकते या किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवा सकते, तो स्लोली क्या होता है, कोमा में चले जाता है पर्सन और डेथ भी हो जाती है। डायलिसिस प्रिवेंट द वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड फ्रॉम अचीविंग टॉक्सिक लेवल। डायलिसिस की मदद से हम सिर्फ इतना अचीव कर सकते हैं कि हमारे ब्लड में जो वेस्ट मटीरियल प्रेजेंट है वो टॉक्सिक लेवल जो है हमारे ब्लड में ना बढ़े और ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए इजीली। फिर 3 तरह के डायलिसिस के बारे में देखते हैं। हीमोडायलिसिस होता है, जिसमें क्या होता है, ब्लड हमारी बॉडी के आउटसाइड निकाला जाता है। जो कि पेशेंट है जिसका किडनी फेलियर है, तो उसमें हीमोडायलिसिस अगर करवा रहा है वो, तो उसका जो ब्लड है वो बॉडी के आउटसाइड निकाला जाता है। जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा, जो डायग्राम देखा था, जनरली हीमोडायलिसिस ही होता है, सबसे कॉमन यही है, लेकिन रेयर केसेस में पेरिटोनियल डायलिसिस भी देखा गया है। तो यहाँ पे द ब्लड कम्स आउट ऑफ द पेशेंट बाय द फ्लेक्सिबल ट्यूब, जो कि ट्यूब अभी मैंने बताया था कैथरेटर्स के थ्रू बाहर आ जाता है और आर्टरीज से निकाला जाता है। दिस ट्यूब इंसर्ट इनटू अ वेन, और बाद में जब ये प्योरीफाई हो जाता है तो वेन के थ्रू बॉडी में फिर से इंसर्ट कर दिया जाता है। हीमोडायलिसिस इज यूजुअली डन थ्राइस, 3 टाइम्स अ वीक, मतलब एक वीक में 3 बार ये प्रोसेस किया जाता है और 3 से 4 आवर्स लगते हैं एक दिन में इसे परफॉर्म करने में, क्योंकि बार बार ये प्रोसीजर 1-2 बार किया जाता है, तब जाके ब्लड प्योरीफाई हो पाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, इसमें भी डिफ्यूजन होता है, ये तो मैं पता है, ये तो हीमोडायलिसिस और डायलिसिस में भी डिफ्यूजन होता है। जैसे हमने बताया था अभी, जो डायलाइजर बनाया जाएगा तो उससे डिफ्यूजन होगा ब्लड में, बाहर ब्लड के बाहर सारा वेस्ट मटीरियल आ जाएगा, तो ये डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। अभी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, कैसे डायलाइजिंग फ्लूइड से कैसे वेस्ट मटेरियल बाहर आता है, ये भी हम बहुत अच्छे डायग्राम से समझेंगे आगे। तो ये चीज़ हो गई। फिर पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, पेशेंट को एक स्मॉल सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ता है। सर्जिकल मतलब उसके एब्डोमेन एरिया में एक कट लगाया जाता है और वहाँ से फिर डायलिसिस करवाई जाती है। वहाँ पे कैथरेटर इंसर्ट किया जाता है एब्डोमेन एरिया में, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके हाथ से आर्टरीज से ब्लड नहीं निकाला जा रहा, कैथरेटर से ब्लड नहीं निकाला जा रहा आर्टरीज से। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा कट लगाया जाता है सर्जिकल प्रोसीजर से, कैथरेटर को आपके एब्डोमेन में ही इंसर्ट कर दिया जाता है, फिर वहाँ से डायलिसिस करवाई जाती है। रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये वही थेरेपी जो हम अभी पढ़ रहे हैं। कॉन्टिन्यूस रेनल थेरेपीज जो होती हैं वो 24 आवर्स में परफॉर्म की जाती है इंटेंसिव केयर यूनिट के अंतर्गत, और ये फिल्ट्रेशन या डिफ्यूजन के थ्रू हो सकती है। फिर देखते हैं कि डायलिसिस जिन पेशेंट को करवाना पड़ता है तो उनकी किडनी जो है वो फेल्ड हो जाती है, तो क्या सिम्टम्स होते हैं किडनी फेलियर के। पहला, फैटीग, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थकान आती है। मोर डिजायर टू यूरिनेट करने के लिए, यूरिन जाने के लिए बार बार आपको डिजायर आती है, आपको जाना पड़ता है। इची स्किन हो जाती है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव स्किन हो जाती है। नोशिया, वॉमिटिंग की फीलिंग आती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको ब्रीदिंग करने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ब्लड इन द यूरिन, और आपके यूरिन में ब्लड भी देखने को मिल सकता है। इससे काफ़ी सिम्टम्स होते हैं कि हमारी किडनी जो है वो फेलियर के रास्ते पे है। तो ये हमने डायलिसिस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, 3 तरह के डायलिसिस पढ़ लिए। अब हम थोड़ा डायग्राम की मदद से इसको समझ लेते हैं कि कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड लिया गया, उसके बाद इसको प्रॉपर पंप किया जाता है और यहाँ पे क्या ऐड किया जाएगा, हेपारिन ऐड किया जाएगा। मैंने बताया
हेपेरिन एंटीकोगुलेंट एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि ब्लड को जमने नहीं देता, तो वो यहाँ पे हेपेरिन ऐड किया जाएगा। काफ़ी डायग्राम में हेपेरिन नहीं दिखाया गया है, काफ़ी डायग्राम में दिखाया भी गया है। तो हेपेरिन ऐड करने के बाद ही हम डायलाइज़र के अंदर इसे भेजेंगे। ये डायलाइज़र मशीन होती है, डायलाइज़र के अंदर जब ये जाता है ब्लड हमारा, तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंसंट्रेशन है वेस्ट मटेरियल की, तो वेस्ट मटेरियल ब्लड से बाहर की ओर मूव करता है। और बाहर क्या भरा हुआ है? डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ है। डायलाइजिंग फ्लूइड की जो कॉम्पोजिशन होती है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर होती है, यानी सेम ब्लड प्लाज्मा जैसा ही होता है, बस वहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल नहीं प्रेजेंट होते, यानी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल नहीं प्रेजेंट होंगे। और इससे क्या हमें मदद मिलती है कि ब्लड में वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है और जो बाहर डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट है वहाँ नहीं प्रेजेंट है, तो हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वेस्ट मटेरियल मूव कर जाते हैं और हमारा ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है। फिर नेक्स्ट डायग्राम में भी देख लेते हैं, यहाँ पर आपको और क्लियरली समझ में आएगा कैसे होता है ये। आर्टरीज के थ्रू आपका ब्लड लिया गया और इसे पंप किया गया, यहाँ पर डायलाइज़र में पंप किया गया। हेपेरिन बीच में ऐड किया जाएगा, उसे आप नहीं भूलेंगे, हेपेरिन भी ऐड किया जाएगा। उसके बाद डायलाइज़र के अंदर इस मशीन में बहुत पतली पतली ट्यूब्स बनी रहती हैं, मतलब ये डायलाइज़र की ही इंस्ट्रूमेंट की ऐसी बनावट होती है, पतली पतली ट्यूब्स होती हैं और इन्हीं ट्यूब से हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करता है। मीन्स यहाँ तक ब्लड आया, उसके बाद ब्लड पतले पतले चैनल्स में डिवाइड हो जाता है। हमारी ब्लड वेसल नहीं डिवाइड होती, अंदर पतले पतले चैनल्स ऑलरेडी बने रहते हैं, फिर हमारा ब्लड उसमें फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये पतले पतले चैनल्स में हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे बनाया भी गया है, ये डायलाइजिंग फ्लूइड है ब्लू कलर वाला। तो ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लड वेसल के पीछे, यहाँ पे डायलाइजिंग सोल्यूशन या डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ है। मैंने बताया डायलाइजिंग फ्लूइड में सभी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के प्लाज्मा जैसी ही होती है, बस वेस्ट मटीरियल उसमें नहीं प्रेजेंट होता। तो जब हमारे ब्लड में वेस्ट मटीरियल प्रेजेंट है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन के माध्यम से इनका मूवमेंट होगा। मतलब हमारे ब्लड में वेस्ट मटीरियल ज़्यादा प्रेजेंट है और डायलाइजिंग फ्लूइड में बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है, तो हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इनका मूवमेंट होता रहेगा और इस तरह हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है ये, वापस से हम हेपेरिन ऐड करने के बाद वापस इसको वेन से अपने जो ह्यूमन है या पेशेंट है उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वैसा ही डायग्राम है, हमने इसको लिया, उसके बाद डायलाइजर के अंदर डाला, डायलाइजर में डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। आपको डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा कि ब्लड से वेस्ट मटीरियल डिफ्यूज करके डायलाइजिंग फ्लूइड में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ उनका मूवमेंट होता है, क्योंकि डायलाइजिंग फ्लूइड में वेस्ट मटीरियल नहीं प्रेजेंट होते। अब डायलाइजिंग फ्लूइड धीरे धीरे उसमें वेस्ट मटीरियल डिफ्यूज करते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि डायलाइजिंग फ्लूइड भी इम्प्योर हो जाएगा, तो उसको रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, जितना भी यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, जिसमें यूरिया आ गया, एक्सेस सॉल्ट आ गया, मतलब सारा वेस्ट मटीरियल आ गया, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और फ्रेश नया डायलाइजिंग सोल्यूशन, ये लिखा हुआ है ना, फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन वापस से इसमें डाल दिया जाता है कि दोबारा से अब डिफ्यूजन हो पाए। ये पूरा प्रोसीजर अपनाने के बाद यहाँ पे इंसान के अंदर वेन के थ्रू ये ब्लड वापस पोर कर दिया जाता है। और मैंने बताया था कि ये जो ट्यूब्स होती हैं, पतले पतले जो चैनल्स होते हैं, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के बने हुए होते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल इनसे डिफ्यूज कर पाए, ठीक है, बाहर आ पाए। पतले पतले इसमें होल्स होते हैं, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो डिफ्यूज इसमें से नहीं कर पाते क्योंकि वो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर इसमें देख लेते हैं, इसमें भी वैसा सिमिलर डायग्राम बनाया गया है। फिर देखते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, ये मशीन है, डायलाइज़र है। डायलाइज़र जैसे यहाँ पे ब्लड आपका आया, फिर देखिए ब्लड पतली पतली चैनल्स के थ्रू चला जाएगा, ठीक है, और इसमें डायलाइजिंग फ्लूइड भी भरा हुआ है, ब्लू कलर से आप देख सकते हैं। तो ब्लड यानी ये जो रेड वाली कैपिलरीज हैं ये रेड कलर से दिखाई गई, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो इसमें से निकल के डायलाइजिंग फ्लूइड में वेस्ट मटीरियल बाहर की ओर चला आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसी वजह से मैं इतने सारे डायग्राम्स लेके आई हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये डायलाइज़र है, इसकी मदद से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से ब्लड आपका आया, फिर पतले पतले चैनल्स के थ्रू आपका ब्लड फ्लो करने लगेगा और फिर यहाँ पे वेस्ट मटेरियल, जैसे डायलाइजिंग फ्लूइड में वेस्ट मटेरियल भर चुका है, वो इम्प्योर हो गया, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है और वापस से फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड भर दिया जाता है कि वापस से अब डायलिसिस हो सके, ठीक है। क्योंकि अगर ब्लड से डिफ्यूज कर रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, लेकिन अगर डायलाइजिंग फ्लूइड में पहले से ही वेस्ट मटीरियल भरा पड़ा है तो कैसे डिफ्यूजन हो पाएगा। हाई से लो की तरफ होने के लिए हम डायलाइजिंग फ्लूइड को कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का पतले पतले फाइबर्स की वजह से। और ये भी डायग्राम आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि यहाँ पे हमारा जो ब्लड है जो इम्प्योर था डायलाइजर के अंदर एंटर करेगा, फिर पतली पतली ट्यूब्स में बढ़ जाएगा। ये भी आप पूरा रीड कर लेंगे, जो कुछ भी मैंने बताया वो सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। फिर क्लीन ब्लड हम निकालते हैं और वापस से वेन्स में बॉडी में डाल देते हैं। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आर्टरीज से ब्लड निकाला जाता है डायलाइजिंग के लिए, डायलिसिस के लिए, और वेन्स के थ्रू प्योर ब्लड वापस से डाल दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। अब ये देख लेते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे होता है। अब तो हम डायलिसिस के बारे में अच्छे से जान चुके हैं।
पेरिटोनियल डायलिसिस जो हमने सेकेंड वाला पढ़ा था उसके बारे में, यहाँ पे जो कैथरेटर होता है ये हाथ से आर्टरी से ब्लड नहीं निकालता, ये एब्डोमेन में छोटा सा कट लगा के सर्जिकल मेथड से कैथरेटर को एब्डोमेन में डाला जाता है और इसी कैथरेटर से जो डायलाइजिंग फ्लूइड है ये पूरा एब्डोमिनल एरिया में पेरिटोनियम में भर दिया जाता है और ये भरने के बाद इसमें ये वैसा ही कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है और यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डिफ्यूज़ कर जाएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ। तो यहाँ पे डायलाइजिंग फ्लूइड में जो वेस्ट मटेरियल है वो आ जाएगा। फिर धीरे धीरे वेस्ट मटेरियल को हम इस एम्प्टी बैग में कलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं आप डायलाइजिंग जो ड्रेन्ड आउट यानी जो वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ है वो यहाँ पे कलेक्ट कर लिया गया और जो क्लीन वाला है वो वापस से यहाँ पे इसको सप्लाई किया जाता है, एब्डोमेन में कैथरेटर को इंसर्ट किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में। ठीक, वेस्ट मटेरियल फ्लूइड और केमिकल्स जितने भी हैं वो इसी डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाते हैं। ब्लू कलर से जो बनाया गया है डायलाइजिंग फ्लूइड है। तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस भी मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हो डायलिसिस के बारे में।